आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। इस पृथ्वी पर विराजमान सभी देवताओं को मेरा नमन। साक्षात 33 कोटि देवताओं को अपने साथ रखने वाली, उनके शरीर में विराजमान देवों को मेरा नमन। जगत जननी गौ माता को मेरा नमन। आज का सेशन मुझे दिया गया है गोपालन, पंचगव्य और पंचगव्य चिकित्सा, गाय, गाय की उपयोगिता। इस विषय में मैं आपसे शुरुआत यहाँ से करूंगी कि गोपालन क्यों। अगर गाय की उपयोगिता हर क्षेत्र में है, कृषि में, चिकित्सा में, तो पहले कृषि से चलते हैं। जब तक गाय थी सबके घरों में, जब तक बैल था, तो तब तक हमारे यहाँ की धरती सोना उगलती थी और धरती में नमी थी। धरती में सारे खनिज थे। आज हमारी धरती बंजर होती जा रही है। उसका कारण है कि उसको उसका भोजन, धरती का भोजन गोबर है, वही उसे नहीं मिल रहा है। अगर उसे उसका भोजन दिया जाए तो धरती आज भी पहले की तरह हो जाएगी। परंतु हम आधुनिकता के कारण हमने लालच में आकर धरती को सही तरीके से उसका भोजन नहीं दिया। जैसे इंसान को भोजन नहीं मिलता, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ऐसे ही हमारी धरती अभी कुपोषित है। उसको पोषित करना है हम सबको मिलके। उसके लिए गोबर बहुत आवश्यक है। मेरा मानना है कि गोबर का 99% उपयोग तो सिर्फ धरती के लिए ही है। 1% आप अन्य उपयोग कर सकते हैं, उत्पादों में कर सकते हैं, कुछ और एक्टिविटीज में कर सकते हैं, पर धरती के लिए बहुत जरूरी है। जब तक उसमें गोबर नहीं जाएगा तब तक हमारे अनाज में हमें जो गुण चाहिए वो नहीं मिलेंगे। धरती का खनिज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक सब खत्म होता जा रहा है। उसका कारण है हम उसमें केमिकल डाल रहे हैं भर भर के। जब आप उसमें जहर डालेंगे तो जहर ही उगेगा। अब लोग कहते हैं कि पहले की तरह इतनी मेहनत नहीं होती, बैल नहीं है, गाय नहीं है, तो आपने घर से निकाले ही क्यों? अब निकाल दिए तो उसके कई सारे और तरीके भी हैं उनको दोबारा से अपनी बंजर जमीन को सही करने का। आप अपने गोमाता के गोबर को उसमें डालिए, उसमें रखिए, उसको अच्छे से खुदाई करके उसको सही कीजिए। उसके बाद भी अगर इतना नहीं होता तो अब तो जीवामृत आ गया। अगर आपको जीवामृत की मात्रा भी नहीं हो रही, सही समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा डल जाता है तो पौधे जल जाते हैं, फसल खराब होने का डर है, तो गोपाल भाई सुथारिया जी ने आज से करीबन 4 साल पहले कल्चर बनाया था। उस कल्चर को उन्होंने गोमाता के छाछ और गुड़ से बनाया है, उसमें और कुछ नहीं डाला। और वो कल्चर इतना ज्यादा असरदार है कि आप किसी भी पौधे में घर पे डाल के देखिए, गमले में, जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ है उससे 3 गुना अधिक वो ग्रोथ करता है। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो पौधा जलने की तरह हो गया, मैंने उस पौधे में लगातार कल्चर डाला, डेली थोड़ा थोड़ा कल्चर डालती गई, वो पौधा आज एक बड़ा पेड़ का रूप ले लिया है। तो हम फसल को बचा सकते हैं, जमीन को बचा सकते हैं, आप पूरी फसल में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। शायद मैं मानती हूँ 10 पैसा पर एकड़ पे, 10 पैसा मान लो आप। क्योंकि आप 1 किलो गुड़ और 1 किलो छाछ लेके उसमें 200 लीटर पानी मिलाते हैं और 1 बोतल कल्चर की डालते हैं, तो 7 दिन तक आप एक पेड़ की छाया में सूती कपड़े से ढक के रखेंगे तो उसके बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप खेती को बचा सकते हो, गाय को बचा सकते हो। उसके बाद आता है खेती के बाद हम देखिए हमारे चिकित्सा में गाय का बहुत अच्छा रोल है। जो असाध्य रोग है आज तक किसी से ठीक नहीं हुए, वो पंचगव्य घी से ठीक हो गए, वो गोमूत्र से ठीक हो गए। जो इतनी परेशानियां हैं आज, कोई भी शरीर से स्वस्थ नहीं है। स्त्री स्त्री रोग बढ़ते जा रहे हैं, पुरुषों के रोग बढ़ते जा रहे हैं, वो सब जगह यहाँ वहां डॉक्टरों के पास धक्के खा रहे हैं। हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया, प्रकृति हमारे साथ कर रही है।
आप गाय का कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, अब स्त्रियों का भी कृत्रिम गर्भाधान हो ही रहा है और होगा भी। आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा ही, उसमें कोई दो राहें नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा रहेगा कि डेली आप गौ माता की पूजा करें। डेली रोज सुबह ताजा गौमूत्र लेके 7 लेयर सूती कपड़े में लपेट के उसको छान के फिर उसको पीजिए। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। स्किन प्रॉब्लम है तो गौ माता के गोबर का इस्तेमाल कीजिए। जिनके सोराइसिस हो गया, पूरी चमड़ी जल गई, दाने हो गए, नहीं ठीक हो रहा, आप उस पे आराम से गोमाता के, देशी गोमाता का, गोमाता का मतलब यहाँ देशी ही है, आप तो आप वीडियो बंद कर गोमाता का दीजिए, गोबर आनंद में लगाइए। बैठ जाओ। गोबर लगा के उसको अच्छे से थोड़ा सूखने दीजिए, फिर उसके बाद नारियल तेल लगा लीजिए। शुगर वाले घाव वीडियो जो बंद कर भर नहीं दीजिए रहे हैं। सुनील भाई साहब, वीडियो बंद कर दीजिए सुनील भाई साहब, वीडियो बंद कर दीजिए। जी, धन्यवाद। जी शुगर बहन तो हमारी ऐसे कंटिन्यू। रोग है जो ठीक नहीं हो रहे किसी से, शुगर वाले घाव नहीं भरते। आप गोमाता का गोबर लीजिए, उसमें गेंदे के फूलों को पीस के सिलबट्टे पे उसको थोड़ा पकाइए, उसमें हल्दी डालिए, नीम का रस डालिए, आप देखिए शुगर का घाव आपका 3 दिन में कैसे भरता हुआ नजर आएगा। माइग्रेन है, हट नहीं रहा सालों से, स्ट्रेस है, नींद नहीं हो रही पूरी, आप उसके लिए गौ माता का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, पंचगव्य घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी की पद्धति वही होनी चाहिए जैसा पहले होती थी। बिलोना घी होना चाहिए, सुबह उठ के मथ के उसका मक्खन निकाल के, ऐसे नहीं कि मशीन चला दी मक्खन निकाल दिया, हाथ से मक्खन निकालिए, थोड़ा सा निकलेगा, भले 10 ग्राम निकले, 50 ग्राम निकले, उसको घी बनाइए। हो सके तो मिट्टी की हांडी में डाल के बनाइए, मंद मंद आंच में बनाइए, वो घी इतना असरदार रहेगा कि आप उसको डेली नाक में डालिए। जिसकी याददाश्त जाने लग गई है, जिसको दौरे आने लग गए हैं मिर्गी के, वो सब ठीक हो रहे हैं। ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप इसमें चाहे तो 10% के रेशो से, यानी अगर आपका 1 किलो घी है तो आप 10%, बाकी के 4 गव्वे 10-10% लेके और नंबर से उनको घी में डाल के उनको पका के जब सिर्फ घी रह जाए तब उसको छान लीजिए। वो घी पंचगव्य घी बन जाता है। उसके बाद उस घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अ, नाक में भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल के भी ले सकते हैं। गर्भवती स्त्री को भी 3 माह के बाद आप उसको दे सकते हैं, और उसके बाद जिनको पागलपन के दौरे आ रहे हो, जो तनाव में चला गया हो, उनको दे सकते हैं। मैंने ये घी उनको दिया जिनको कोरोना हो गया था, कफ अंदर पूरा जम गया हो, जिसके जिसके हालत बिल्कुल खराब हो, जिसने सोच लिया हो कि अब बस मरने ही वाले हैं, तो हमने उनको ये घी दिया था। यहाँ तक कि मैंने खुद ने भी वही घी लिया था कोरोना काल में, हमने वही घी दिया सबको और हमने खुद ने भी वही लिया। मैं मानती हूँ किसी और चीज की दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, सर्दी खांसी जुकाम कोई पास नहीं आया। उसके बाद आते हैं छाछ पे। छाछ के बहुत सारे रोग है आजकल, मैं मानती हूँ 70 से 80% लोग तो कब्ज से ही परेशान है। तो कब्ज ठीक करने के लिए आप उसको छाछ ले लीजिए, उसमें 3 गुना पानी मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के सुबह सुबह 3-4 गिलास पिलाइए डेली, जिसको कब्ज हो। उसका कब्ज अपने आप ठीक होगा। जिसके पाइल्स हैं उनको आप सुबह छाछ दही के साथ 2 के रेशो में मिला के पानी दीजिए। ठीक है, जिनके कब्ज हैं उनको 3 के रेशो में पानी मिला के दीजिए छाछ में। ऐसे करके आप उनका ये रोग भी ठीक कर सकते हैं। घी जिनका पेट बिल्कुल खराब हो चुका है, आंतों में बिल्कुल शुष्की आ चुकी है, आजकल हम जो ब्रेड वाला और ये बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जिससे आंतों की नमी चली गई है, या तो खाते हैं तो बार बार जाते हैं, या तो खाते हैं तो जाते नहीं, उनके लिए घी एकदम असरदार है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए दूध घी एकदम अच्छा है, न कब्ज रहेगी, दिमाग तेज रहेगा। तो ये सब प्रयोग है। पृथ्वी हमारी 5 तत्वों से बनी है, गोमाता ने हमें 5 गव्य दिए हैं। हर गव्य का एक तत्व के साथ लिंक है। जैसे पृथ्वी तत्व अगर किसी का खराब है, बाहरी शरीर खराब है, यानी भूमि ठोस पदार्थ, तो हमारे पास उसके लिए गोबर है। अग्नि खराब है तो उसके लिए हमारे पास गोमाता ने घी दिया है। वायु खराब है तो छाछ दिया है। इस तरीके से 5 गव्यों के लिए
एक एक तत्व जिम्मेदार है। आप अपने एक एक तत्व को सही करते हुए आप अपना योग प्राणायाम करेंगे तो ही आपके मैं मानती हूँ सारे चक्र एक्टिवेट होंगे। आप सिर्फ योग कर रहे हैं, कोई सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपको अपने चक्र भी एक्टिवेट करने चाहिए अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है। और गाय बचाने के लिए सब लगे हुए हैं कि हम गाय बचा रहे हैं, हम गाय को माता मानते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। कर कोई नहीं रहा। उसके लिए आपको विशेष जरूरी है कि आप कुछ करके दिखाएं। खेती के क्षेत्र में करना है तो आप कल्चर का उपयोग ले सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। गोबर का चाहिए, आप गोबर का उपयोग कीजिए। आसपास की गौशाला से खाद खरीद के आइए। केचुआ खाद ले आइए गौशाला से, वो डालिए। उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ डालिए खेतों में। आपके खेतों में 3 गुना से अधिक फसल उगेगी जितना उत्पादन होता था। और अगर आप केमिकल से डायरेक्ट खेती पे आए हैं, ऑर्गेनिक खेती पे, तो आपकी पहली फसल में उत्पादन कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के भग जाए कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही कह रही थी, ये तो हमारा नुकसान और हो गया, कहाँ हमारी 100 बोरी होती थी अब तो 60 ही हुई। ऐसा नहीं है। 60 हुई, अब की बार 100 होगी इसके अगले बार। मतलब आपको धरती को धीरे धीरे पोषण देना है। जैसे जैसे आप पोषण देंगे वैसे वैसे धरती देगी आपको। आप धरती को कुछ नहीं दे रहे हो, सिर्फ जहर दे रहे हो। वो आपको जहर ही दे रही है, फिर एक समय बाद बंजर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और गाय की रक्षा के लिए मैं सिस्टर मानती हूँ कि सिस्टर आप लोगों का कैमरा ऑन कीजिए तो ज़्यादा उचित रहेगा जी। जी, 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 जी। मैं मानती हूँ गाय को बचाने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए, जमीनी स्तर पे काम चाहिए। और जमीनी स्तर पे काम करने के लिए आप उसके हर गव्य का उपयोग कीजिए। आप उसको अर्थ के साथ जोड़िए। गाय को लोगों ने अर्थ के साथ जोड़ दिया, पर गलत तरीके से जोड़ दिया। लाते हैं गाय को, जब तक दूध देती है रखते हैं, ठीक है, दूध खत्म, गाय को घर से बाहर। ऐसा नहीं है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को घर में रखते हैं ना, तो उनको क्यों बाहर निकाल रहे हो? वो आपकी माँ है। अगर आप उनको गौशाला भेज रहे हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजेंगे। आप देख लो आपको आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। अब गाय को नहीं गौशाला भेज रहे, आप खुद के वृद्धाश्रम जाने का रास्ता बना रहे हैं। और ये हो भी रहा है। पहले हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं होते थे, और आज मैं देख रही हूँ हर शहर में वृद्धाश्रम है। ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें वृद्धाश्रम नहीं है, और ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें गौशाला नहीं है। तो जितनी गौशालाएं बनेंगे उतने वृद्धाश्रम भी बनेंगे। जितने हॉस्पिटल आप जहर दे रहे हैं लोगों को, उतने हॉस्पिटल भी बनेंगे। आप पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति आपको बदले में वही देगी। इसलिए हमें गाय के लिए बातें नहीं करनी है, कुछ जमीनी स्तर पे काम करना है। गाय के हर गव्य का इस्तेमाल करना है, चाहे वो गोबर हो। गोबर का इस्तेमाल आप उत्पादों में कर सकते हैं। उत्पादों में इस्तेमाल करके भी आप पृथ्वी को ही बचा रहे हैं। आप मूर्तियां बनाएंगे तो उसका विसर्जन जाके जल में ही करेंगे। आप जल खराब करते हो, मिट्टी खराब करते हो, तो आप गोबर की बनाइए, फिर आप उसको विसर्जित कीजिए, तो आपको पानी भी शुद्ध होगा। मिट्टी में डालते हैं तो उसका भी उपजाऊपन बढ़ेगा। आप गमले में ही डाल दीजिए, आपको पौधे विकसित हो जाएंगे। आजकल तो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, मूर्तियों में ही बीज डाल रहे हैं। वो मिट्टी के में डाल रहे हैं, हम गोबर वाले में बीज डाल देते हैं, बस इतना फर्क है। गोबर की मूर्तियों में बीज होते हैं, उसको आप डाल दो गमले में, एक समय बाद वो पौधा बन जाएगा। आपके घर के लिए भी अच्छा है, शुभ है, और क्या चाहिए आपको? गोमूत्र आपकी सारी बीमारियां खत्म करता है। बड़ी से बड़ी बीमारी में गोमूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ की परेशानी है तो आप गोमूत्र का अर्क ले सकते हैं। ताजा गोमूत्र तो कारगर है ही, पर गोमूत्र अर्क लीजिए। और वो बहुत ज्यादा तीखा आता है, जैसे पतंजलि का, पथमेड़ा का अर्क बहुत ज्यादा तीखा है। तो उसको एक लोहे के बर्तन में लो, उसको अच्छे से गर्म करो। उसके बाद झाग आएगी, उस झाग को हटाओ। वो उसका अमोनिया है, आप उसका अमोनिया निकाल के अलग कर दीजिए। और उसी में आप थोड़ी सौंफ डाल दीजिए, सौंफ डाल के अच्छे से उबालिए। और फिर उसको वापस बॉटल में भर के रख लीजिए। वो अर्क आप लेंगे तो आपको चुभेगा नहीं, ठीक है। किसी को कफ की परेशानी भी नहीं होगी, और वो किसी को गर्मी नहीं करेगा। जो सबको गर्मी, सबको समस्या ये होती है कि हम अर्क ले तो लें पर बहुत ज्यादा तेज है, गले में चुभता है, तो हम उसकी तासीर बदल देंगे। उसका काम गुण नहीं बदला है,
बस उसकी तासीर बदली है थोड़ी सी। अगर किसी को मैं मानती हूँ कैंसर है, तो आप उसमें सप्तरंगी मिला दीजिए, सप्तरंगी के साथ हल्दी मिला दीजिए, ठीक है, पुनर्नवा मिला दीजिए, गोमूत्र को अच्छे से पकाइए, वो आपका कैंसर भी ठीक करेगा। हर चीज का इलाज है गाय के पास, बस करने का तरीका आना चाहिए। कवियों को जोड़ लो, प्रकृति को जोड़ लो, और गाय को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप अपनी धरती को गोमाता से जोड़ के उसको धरती को पोषण दो, खुद को गाय से जोड़ के खुद को पोषण दो। जो भी खाएं शुद्ध गोमाता के घी में बना हुआ खाएं, रिफाइंड मत खाइए, ठीक है, मैदा मत खाइए, और आर्टिफिशियल नमक मत खाइए, पुराना नमक खाइए, सेंधा नमक खाइए, समुद्री नमक खाइए, वो चीजें खाइए। आप खुद को स्वस्थ रखिए। खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे, अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं मानती हूँ आप सब खा जहर रहे हो और फिर भी योगा कर रहे हो, तो कई लोग ऐसे होंगे जो योगा से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्टि नहीं होगी मन में, कहते होंगे कि अभी भी ये परेशानी है, ये परेशानी है। तो इसलिए आपको दोनों चीजें साथ रखनी पड़ेगी, आहार विहार भी साथ रहेगा। तो आपका योगासन करेंगे तो मैं मानती हूँ आपकी शारीरिक सेहत तो सुधरेगी, आध्यात्मिक भी सुधरेगी। उसके लिए आप गोव्रती बन सकते हैं, गौशाला में जाके आप सेवा कर सकते हैं। आप पैसा मत दीजिए, जरूरी नहीं है ना सेवा सिर्फ धन से की जाती है, आप कहें हमारे पास धन नहीं है गौशाला में देने के लिए, मत कीजिए। वहां तो कहा जाता है ना सेवा के लिए तन मन धन, तो धन तो आखिरी में आता है, अपने तन से सेवा दीजिए। थोड़ी देर जाके गाय को सहलाइए, उसकी सकारात्मक ऊर्जा लेके आइए अपने पास। वो आपकी वो काम कर सकती है जो आज तक किसी भगवान ने नहीं किए, गाय आपके वो सारे काम कर सकती है। और ये मेरा पिछले 9 साल का अनुभव है कि जो काम सबने मना कर दिया हो ना, तो भी गाय कर सकती है। बस आप पूर्ण तरीके से समर्पण के साथ उनकी सेवा करें तो, स्वार्थ के साथ नहीं, समर्पण के साथ सेवा करें तो। जहां स्वार्थ आ जाएगा वहां कुछ नहीं हो सकता। स्वार्थ के बिना होके निस्वार्थ सेवा कीजिए। और रही बात उत्पादों की, उत्पाद हम इसलिए बनाते हैं ताकि गाय को अर्थ की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बना सकें। हर इंसान गाय को बेचारी, बेचारी गाय वहां बैठी थी, बेचारी वहां, उसको बेचारी बेचारी शब्द इस्तेमाल करके आप खुद को क्यों बेचारा बना रहे हो? वो आपकी माता है, आपने उसके लिए क्या किया? मुश्किल से भारत में देशी गोवंश मैं मानती हूँ 7 से 8 करोड़ ही बचा है, और हम लगभग 125 करोड़ के पार होने चले हैं। उसके बाद भी हम उसको बेचारी 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 करते हैं, खुद बेचारे हैं कि हम उनको नहीं पाल सके, इसलिए हमारे बच्चे आने वाले समय में हमें नहीं पाल पा रहे। सिर्फ यही है, वो जो देखेंगे वही करेंगे। गाय को भी हमने धन के साथ इसलिए जोड़ा, अर्थ के साथ, कि लोगों के मन में ये रहे कि वो आत्मनिर्भर है। हमें गौशालाओं को स्वावलंबी बनाना है उत्पादों के माध्यम से, हमें संस्थाओं को स्वावलंबी बनाना है, हमें हमारी जो पूजाएं होती है मंदिर में उन्हें वापस से सात्विक बनाना है। और सात्विक बनाने के लिए देशी गौ माता की ही संविदा हो, वही उनका गोबर हो, उन्हीं का घी हो, तो ठीक है। आज गायत्री परिवार के बड़े बड़े हवन होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, 108 कुंडी है, 105 कुंडी है, 8 कुंडी है, 7 कुंडी है, 10 कुंडी है, कोई फायदा नहीं है। गोबर किसका है पता नहीं, घी किसका है पता नहीं, तो कहाँ सकारात्मक ऊर्जा आएगी इतनी? आप जो मंत्रों से बोल रहे हैं, सब लोग मंत्र भी तो सही उच्चारण नहीं कर रहे। कोई कैसे उच्चारण कर रहा है, कोई कैसे उच्चारण कर रहा है, सही पता ही नहीं है उनको किसका लय कितना होना चाहिए, कब ऊपर जाना है स्वर, कब नीचे जाना है, बस करे जा रहे हैं सब। तो उसके दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतने हैं। तो इसलिए कुछ मत कीजिए, अपने घर में रोज सुबह जो आप भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, उसमें देशी गोमाता का ही कंडा हो, उसमें देशी गोमाता का ही घी हो, उसी पे भोग लगाइए भगवान को, तो ही भोग आपका मान्य होगा, तो ही ठाकुर जी के पास पहुंचेगा। अब वैसे मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसके अलावा अगर आपको कुछ खेती से या अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो और आप गोमाता की दवाई से ठीक करना चाह रहे हो पंचगव्य से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पंचगव्य सवाल। रही बात उत्पादों की, तो मूर्तियां हैं, धूपबत्ती हैं, सब कुछ है, वो इसीलिए ताकि गोमाता को अर्थ के साथ जोड़कर उनको स्वावलंबी बनाया जाए और वो पैसा गौशाला में जाए। तो जिससे ये दान वाली प्रक्रिया है ना, जो गोमाता को ऐसे सब लोग
देखते हैं कि नहीं, ये गौशाला वाले हमेशा कटोरा लेके खड़े रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। वो वाली समस्या, लोगों की मेंटलिटी बहुत खराब है, उसको बदलने के लिए ये किया गया है। बाकी हमारा इसमें कोई भी उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है। हम इसमें सिर्फ औरतों को रखती हूँ मैं अपने अंडर में। कुछ लड़कियां हैं, कुछ औरतें हैं जो उत्पाद बनाती हैं, दिए बनाती हैं दिवाली के लिए। ठीक है, वो अभी से बनाना शुरू करेंगे, अब दिवाली तक बनाएंगे। मूर्तियां बनेंगी, दुर्गा जी की बनेंगी, लक्ष्मी गणेश की बनेंगी, धूप बत्ती बनेंगी, साम्रानी कप बनेंगे। ये सब कुछ वो है जो डेली उपयोग में है। कुछ लोगों के लिए साबुन बनेंगे गाय के गोबर से, जिनको चर्म रोग हो गया है और जिनकी चमड़ी में बिल्कुल नमी खत्म हो गई है, वो बाहर बॉडी लोशन रगड़ रगड़ के बैठे हैं कि हाँ हमारे स्किन में नमी नहीं रही है, ड्राइनेस नहीं रही है। तरह तरह के जिन्होंने उत्पाद लगा लिए, खराब कर दिया चेहरा, उनके लिए कुछ तरह के साबुन हैं, कुछ कॉस्मेटिक चीजें हैं जिनमें सिर्फ गोमाता के गव्यों का इस्तेमाल है और उसके सपोर्टिंग बेस पे ज्यादा से ज्यादा मुल्तानी केसर ऐसी चीजें हैं। तो ये चीजें बनाई जाती है और ये सिर्फ गो भक्तों को ही दी जाती है। बाकी सबके बस की नहीं है इनको लगाना। तो इसीलिए जो गोभक्त होगा वही लगा पाएगा, बाकी के बस की है नहीं, क्योंकि किसी को तेल में हो सकता है घी की खुशबू आती है, किसी को गोमूत्र की खुशबू आएगी, कोई कहेगा क्यों गोबर जलाना है। तो इसलिए जिनको नहीं जलाना उनको बांस जलाने दीजिए, वो बांस जलाते रहेंगे। और जिनको कार्य करना है इस क्षेत्र में, जो गौ को माँ मानते हैं, वो अपनी माँ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी काम करेंगे, चाहे वो अर्थ से जुड़े हों, चाहे वो धरती से जुड़े हों, चाहे वो प्रकृति के पौधे बचाने से हों। वो पूरी तरह से प्रकृति के चारों पिल्लर खड़े करेंगे ही करेंगे, जिनको काम करना है। और जिनको नहीं करना है वो सिर्फ बातें ही करेंगे। आप सभी का मैंने इतना समय लिया उसके लिए धन्यवाद। मैम आप आपका नंबर, आपका फोन प्रश्न नंबर। पूछ बता दीजिए please। जी मैम आपका। अब इनका नंबर हम चैट बॉक्स में डाल डाल देंगे। और अच्छा। जी आ, ठीक। आज के हमारे बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन दीदी, बहुत सुंदर आपने अपने बारे में अच्छे से बता दिया। आप कार्य कर रही है और लोगों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए आपसे, और गोपालन पर बहुत बढ़िया। तो मैं हमारे योगाहार में जो भी भाई बहन बहन से सवाल करना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज कर दीजिए। और जी अ, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, स्वागत है। और दीदी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो जो दीदी ने बताया ना कि वो उससे बना रही हैं बहुत चीजें हैं, तो एक दिन इसी पे सिखा दीजिए, इस पे ट्रेनिंग दे दीजिए, है ना। ठीक है। और एक जो अभी बताया गुड़ वाला और मट्ठे वाला कल्चर। जी, कल्चर। कल्चर, उसको कल्चर बोला। बैक्टीरिया। हाँ जी। जी। तो इसमें बताया आपने कि 1 किलो मट्ठे में गाय के और 1 किलो गुड़ डाल के जी। कितने दिन रखना है इसको, और इसको फिर कैसे इस्तेमाल करना है दीदी, एक बार और बताओ, मैं नोट कर लूंगी। कल्चर की कल्चर की एक बॉटल आती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप इस एरिया में हैं, आप भारत के किस देश में हैं, कहाँ हैं, मुझे बताइएगा, उसके हाँ आसपास का जी। मैं आपको नंबर ढूंढ के दूंगी। ठीक है आप दीदी, मैं वहां ना उत्तर जाइएगा। प्रदेश, आप वहां से उत्तर प्रदेश से बॉटल हूँ। लेना है। एक बार मैं आपको पूरा पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। हाँ जी। तो आपको मैं वहां का नंबर उसके आसपास का अरेंज करके दूंगी कि कहाँ पे वो कल्चर बन रहा है। आप हाँ वहां जी। से एक बॉटल लेके आना, उसके कोई चार्जेस नहीं होगी, वो निशुल्क रहेगी। आप वो एक बॉटल कल्चर 200 लीटर पानी के ड्रम में डालना, 1 किलो गुड़ डालना, 1 किलो गोमाता का छाछ डालना, सूती कपड़े से ढक के छाया में रख देना। ठीक है, हो सके पेड़ के नीचे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी हाँ कमरे में रख देना। ठीक। उसके बाद उस कल्चर को आप कितना भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है आपने ज्यादा डाल दिया तो पौधा जल जाएगा, कम डाल दिया तो उसको पोषण नहीं मिलेगा। आप ज्यादा डालेंगे तो भी उसकी ग्रोथ होनी है, और अच्छी ही ग्रोथ होनी है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। जीवामृत में फिर भी डर रहता है, ज्यादा डल गया तो पौधा जल जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। पर इस गो अमृतम बैक्टीरिया में ये डर नहीं है। इसमें आप कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये आजकल मैं मानती हूँ लगभग हर जगह पहुंच गया है। हमने भी बना के रखा है गौशाला में, तो वो हम भी देते हैं, पर हमारे यहाँ से आपके वहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपके आसपास का नंबर अरेंज करके दूंगी। उसके लिए आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको अरेंज करके दूंगी नंबर, आपको वहां जाके वो लेके आना। ठीक है दीदी। जी। तो दीदी आपका नंबर। हाँ दीदी, दे देंगी ना आपको। जी, मैं दे दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी और चैट बॉक्स में भी नंबर डाल दूंगी, दीदी को ऐड कर लूंगी योगा हर ग्रुप में। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है हाँ, दीदी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके। जी, धन्यवाद। आदरणीय मेनपाल भाई साहब, सादर आमंत्रित है। राधे। जी, मेनपाल भाई साहब, आप पूछना चाहते हैं? आ, जी, आदरणीय यादव भाई साहब। सदन को ओम। राधे जी। हेलो। जी। सदन के सभी सदस्यों को ओम। और बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। एक तो जो इन्होंने गो कृपा अमृत में डोज जो बताई है ना, वो थोड़ी सी गलत बता दी गई। मतलब 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 लीटर में 1 ग्राम गुड़ होता है। इसमें अगर 200 लीटर पानी बहन जी ने बताया तो 2 किलो गुड़ डालना पड़ेगा। बन तो 1 किलो गुड़ से भी जाएगा, लेकिन जो उसका जीवाणु बैक्टीरिया की खुराक होगी ना, वो पूर्ति नहीं होगी। तो 2 किलो गुड़ और 2 किलो लस्सी डालें, उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये डोज का थोड़ा सा सभी सदस्य ध्यान करें इसको बढ़ाने का। और नहीं दूसरी, उसका। अभी हम चर्चा कर रहे थे भाई गौ माता, हमें बहुत प्रयास किया जा रहा है गौ बचाने का, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसका काफी। मेन रीजन है, जहां हमें सख्ताई बरतनी चाहिए थी हमारी सरकार को भी, वहां सरकार गौशाला बना दी, वो सब कुछ कर दिया। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, सरकार हम पे जबरदस्ती कानून थोप देती है। ऐसा ये कानून थोपना चाहिए था हर सदस्य पे कि भाई हर घर में एक गौ माता रखनी पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड जरूरी कर दिया ना, ऐसे ही एक कानून लाना चाहिए सरकार को कि हर घर में एक गौ माता होगी। जहां जिनके पास शहरों में रखने की जगह नहीं, वो गौशाला में एक गौ माता को गोद लेके उसका संरक्षण करेंगे, तभी हम गौ माता को संरक्षित कर पाएंगे। नहीं, अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, आप कितने काम सरकार के भरोसे छोड़ सकते हैं? आप हर काम नहीं। सरकार के भरोसे से ही करते हैं क्या? कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था तो हम लोग ऐसा करेंगे। हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सरकार से नहीं कहते कि हम अपना घर बना ले, क्या हमारा पैसा हो जाता है हमारे पास कि इतना इन्वेस्टमेंट करना है तो हम फिर करते ही हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते ना सरकार को ये करना चाहिए था तो हम ये करते। गौशाला क्यों बनी? क्योंकि हम लोगों ने गाय निकाल दी ना। मैं ऐसे नहीं कह रही आपने निकाल दी, हम लोगों में हम सब हैं जिन्होंने गाय हाँ, वो निकाली, वो भी इसी समाज सही से ही। बात है। तो गाय सही निकाली बात है है जी, इसीलिए लेकिन गौशाला बनी है। तो इसीलिए हम लेकिन सरकार को अभी दोष ये न कानून मान बहुत के हम जरूरी है वो लाना। उंगली खुद की तरफ भी करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि हम जिम्मेदार हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते तो गाय बेघर नहीं होती, बेघर नहीं होती तो गौशाला नहीं बनती। और आपका दूसरा जो रेशो वाला था, वो मैंने रेशो वाला खेती के लिए तो हम उसको कर सकते हैं 2 किलो, ठीक है। और घर के पौधों के लिए आप उसको 1 किलो गुड़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल कर चुकी, इसीलिए मैंने सबको ये बताया कि आप घर में पौधों में इस्तेमाल करने के लिए आप उसको कर सकते हैं 1 किलो। खेती के लिए आप उसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो छाछ कर सकते हैं। पौधों के लिए आप 1 किलो करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो गमले में है, ठीक है। उनके फैलने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि मिट्टी की मात्रा सीमित है उसमें। खनिज और फास्फोरस उसी मिट्टी के लिए है। और अगर हम डायरेक्ट खेती में डालते हैं तो उसकी पूरी जमीन है अंदर नीचे तक जाएगा और वहां नीचे गमले की सतह आ जाएगी, तो इसलिए वो उपयोग नहीं है। इसीलिए मैं मानती हूँ हम आर्ग्यूमेंट करने के बजाय गाय को बचाने के लिए कुछ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप गोव्रती हैं, क्या आपने गोव्रत ले लिया? तो सब लोग यही कहते हैं कि नहीं हमने गोव्रत नहीं लिया, लगभग ले लिया। हम बाहर जाके रिफाइंड खाते हैं, बाहर जाके हम फास्ट फूड खाते हैं। क्या आप कहीं जाके ये बोलते हैं कि नहीं देशी गाय का दूध होगा तो ही हम लेंगे वरना नहीं लेंगे? आप लोगों ने ऐसी डिमांड रखी कभी? नहीं रखी ना। देशी बिल्कुल गाय का छाछ बिल्कुल होगा तो रखते ही हम हैं, खाएंगे, बिल्कुल। देशी गाय का दूध होगा तो ही हम आइसक्रीम खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। ऐसा आ, होगा ना जब हमारे देश में, तो ही गाय बचेगी। गोव्रत लेना ही पड़ेगा सबको कि जो हम खाएंगे वो गाय के दूध दही छाछ से बना हुआ
होगा तो ही खाएंगे, अन्यथा हम खाएंगे ही नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, आदरणीय बणी सिंह भाई साहब सादर आमंत्रित है। अपना अपना कम वक्त में, क्योंकि हमारे पास 8 बजे ही समय है, तो थोड़ा कम शब्दों में प्रयोग करते हैं। जी, ओम सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के जो योगा टीचर थी बहन, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर योगा कराया। हमारी बहन राधा जी है, जो उन्होंने भी गाय के विषय में इतने अमूल्य शब्द बोले हैं और मानव के लिए, कि गाय का गर्भधान हम बाहर कराएंगे तो वो भी मानव में आ गया है। गाय से हम दूरी हुए तो फिर हमारी बर्बादी भी शुरू हो गई है। दीदी, मेरा ये निवेदन था आप लोगों से कि आप क्या क्या फसल लगाते हैं आपके खेत में, और कितनी आपके पास गाय है, कौन कौन सी नस्ल की गाय है, ये बता दीजिए बस। जी हमारे पास अभी साहीवाल और राठी है। जी बाकी सभी गौशालाओं में लिंक है। अगर किसी को कोई गोमाता चाहिए अच्छी नस्ल की, शुद्ध नस्ल के संवर्धन के लिए, तो वो मैं आपको नंबर दे सकती हूँ गौशाला की, कहाँ पे आपको थार की नस्ल मिलेगी, अच्छी शुद्ध नस्ल मिलेगी, वो बता सकती हूँ। और देखिए खेती में फसल में हम अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे जैसे जिस जिस फसल का समय आएगा वो फसल करते हैं। वो पूरी तरह से केमिकल से मुक्त करते हैं। वो कम ज्यादा इतना रहता है, मतलब डिमांड इतनी रहती है कि वो यहीं पूरी हो जाए, वही बड़ी बात है। बाकी कई मेरे ऐसे भाई हैं जो साचोर साइड भी कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज की डिमांड करेंगे, मतलब अत्यधिक तो नहीं कह सकती, पर हाँ सीमित मात्रा में होगी तो मैं आपको वो जरूर पूरी करवा सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है हद से ज्यादा शुद्धता की चीज जो कहता है मैं लाके दूंगा, तो वो शुद्ध नहीं होती, फिर वो यहाँ वहां से कबाड़ के ही लाके देता है। मेरे पास जितनी शुद्ध होगी, उसकी जितनी मात्रा होगी, वो बड़ी बहुत सीमित रहती है। तो मैं वही बता सकती हूँ कि हाँ अब इतनी मात्रा में है, हम दे सकते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल में नाइट्रोजन का बहुत महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन ना मिलने के कारण उत्पादन कम होता है, तो उसके बारे उत्पादन में कम थोड़ा सा, होता है, है ना, उसके बारे में बताइए इसीलिए आप। मैं मानती हूँ आपको अलग से ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप कल्चर का एक बार इस्तेमाल कीजिए, पूरी भूमि में ना करके आप एक बार थोड़े छोटे टुकड़े में करके देखिए। क्योंकि लगभग राजल देसल गौशाला के पास में, आप सबको पता होगा राजल देसल गौशाला के बारे में, वहां पे पास में पहले वो लोग ऑर्गेनिक नहीं करते थे, पर अब गौशाला खुद ऑर्गेनिक उत्पादन करती है गेहूं का। और हर बार उनकी गेहूं बिकने के लिए जयपुर में आती है लगभग 28 रुपए किलो के हिसाब से। और उनके गेहूं का दाना काफी अच्छा बड़ा और मोटा है। और अभी वो सिर्फ धरती की, मतलब फसल निकलने के बाद उसमें गोबर डाल के उसकी निनाणी करके उसको छोड़ देते हैं। और बाद में जब बीज डालते हैं, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ कल्चर का ही उपयोग करते हैं, गोकृपा का। इसके अलावा वो कुछ उपयोग नहीं करते। और उनका उत्पादन लगभग 25% बढ़ गया है। जी जी। अपना परिचय, कहाँ से है आप लोग? जी मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ प्रॉपर। मैंने कार्य वहीं से शुरू किया था 2014 में, और अभी कोटा में हूँ। 4 महीने पहले शादी हो गई तो मैं कोटा आ गई। अब यहाँ ही से कार्य करने का है। यहाँ पे भी गोमाता है, राठी और साहीवाल, तो यहाँ से ही हम कार्य कर रहे हैं। जी जी दी, जयपुर में चल रहा है, धन्यवाद। यहाँ पे चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। जी जी, धन्यवाद दीदी। और आदरणीय मेघाल भाई साहब, कम शब्दों में और एक ही बार सभी अपना हैंड राइज कर दीजिएगा। सदन को मेरा प्रणाम। हमारी मुख्य अतिथि राधा बहन को कोटि कोटि नमन, जो अच्छी गऊ और पंचगव्य पे चर्चा की। जो किसान भाई है, जो बड़ी ज्यादा खेती करता है, उसको 200 लीटर के ड्रम का है यो सॉल्यूशन। जो 2 लीटर जी गुड़ और 2 लीटर छाछ। दो 2 किलो गुड़ और 2 लीटर देसी गाय की छाछ। हाँ और जी। अगर गमलों में किचन गार्डनिंग का काम करता है, वो उसके 200 लीटर के उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपना कल्चर तैयार करें। और मैं इसका 6 साल से इसका यूज कर रहा हूँ। जो मिर्ची के अंदर, जो बैंगन के अंदर, जो मिर्ची के अंदर जो कुकड़ुआ रोग आता है, इसका जो जटिल क्रॉप है, वो उसका तीसरे दिन इसका छिड़काव करते रहें, तो उसमें कभी कुकड़ुआ रोग नहीं आएगा और न बैंगन के अंदर जो कीड़ा आएगा।
बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम नमन। मुझे लगता है सभी के सवाल हो गए, और किसी को मेरे जी शब्दों का जी बुरा ओम। लगा हो तो उसके लिए मैं जी माफी ओम। चाहती हूँ। जी। जी ओम। शरद वर्मा जी ने हैंड रेस किया सर, उनका ले लें एक बार प्रश्न। और जी ओम। आदरणीय वर्मा जी, आप पूछ सकते हैं। शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। कहाँ है शरद वर्मा जी? नहीं है, जुड़े ही नहीं है। चलो, वो चले गए होंगे कहीं। ठीक है, जी जी। ओम। और किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो चर्चा कर सकते हैं। जी आदरणीय उमा शंकर जी, अनम्यूट कर लें। उमा शंकर जी अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। आप अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगी आपकी। ओम सर जी, आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, और बहन जी का जो उद्बोधन हो रहा था हम सुन रहे थे, प्लस थोड़ा सा गाड़ी में भी आ रहे थे, क्योंकि हम आज योग के साथ आहार का चर्चा करने के लिए देकुली गांव में गए हैं। हम फोटो भी डालेंगे, तो वहाँ पर हमने योग आहार का चर्चा भी किया और इस तरीके से वहाँ उद्बोधन दिया, क्योंकि 21 जून के योग दिवस मनाने के उपलक्ष्य में अलग अलग जगह पर जा करके योग कराने का निर्देश है। तो हम लोग वहीं से जा करके और योग करके करा के आ रहे हैं। और प्लस बहन जी का जो भी निर्देश है योग आहार मंच का कि योग के साथ साथ आहार का चर्चा करना है, तो वही हम करके अभी वापिस आ ही रहे हैं। हम उसको फोटो भी डालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं था बहन जी से, ठीक है? तो इसके बारे में हैंड रेज ऐसे हो गया था। तो बहुत बहुत सबको सत सत नमन वंदन। ओम। धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का आगमन हुआ है और 3 दिन का यहाँ शिविर लगा है, जिसमें हम योग और आहार, स्वदेशी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पशुपालन के संबंध में लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल शाम को हम सभी किसान भाइयों के साथ बैठ करके, और जो हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के योगहार परिवार के सदस्य भी आए हैं और संगठन के लोग भी हैं, भाई बहन हैं, सबसे जो है जब योगाहार की चर्चा की, और हमने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हमारा जैविक प्रमाणीकरण है दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित, हमारा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण हुआ था, पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के बारे में, और हमारे सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हमने अपने 15 जिलों के किसानों से चर्चा की। और हमने अभी जो योग, सिर्फ पतंजलि योगपीठ से सिर्फ योग के बारे में जानते थे कि यहाँ से योग संचालित होता है। हमने कहा योग के साथ साथ अब हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, परम सिद्ध आचार्य जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से। और जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका कृषि विभाग से संबंधित हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हम अपने ज़िलों में, अपने स्टेट में हम अपने अधिकारियों से विभाग में संपर्क कर सकते हैं। सभी भाई बहनों को शाम को लगभग 2 घंटे हम उन्होंने चर्चा की। हमारे आदरणीय जबलपुर से, बालाघाट से और लगभग 15 जिलों से जो किसान भाई थे, उसमें योग शिक्षक भी थे, सबसे चर्चा की। और सबको अवगत हुआ कि आज तक मुझे ये पता ही नहीं था कि पतंजलि पीठ से इस प्रकार के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, क्योंकि इधर कोई ट्रेनर नहीं थे, तो इधर प्रशिक्षण वगैरह नहीं हुए हैं, इसलिए इधर ये क्षेत्र कुछ छूटा हुआ था, जो निश्चित है कि उसकी पूर्ति हुई है। और मैं अंतिम वक्ता के रूप में मैं अपने मार्गदर्शक परमादरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वहाँ हम सबका मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। जी, सभी को नमस्कार, ओम। और आज के मुख्य अतिथि राधा नंदिनी जी का भी बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर तरीके से वो काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। उद्यमिता के माध्यम से, बिना सरकार की मदद लिए हुए, बिना किसी का और को करते हुए, अपने पैरों पर खड़े होने का जो संकल्प किया है, जो बीड़ा उठाया है, जो कार्य करके प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी रही हैं।
सबके लिए, हमारे लिए बहुत सुंदर एक मार्गदर्शन है कि हम गाय को संरक्षण करते हुए भी और उसको लोगों को रोजगार देते हुए भी ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी वस्तुएं बनाएं जिसको कि लोग खरीदें और उससे आदान प्रदान हो, व्यापार हो और उसी से सबका भला हो। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी संदेश सभी के लिए है कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते हुए भी और उसके ऊपर ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हुए भी हम अपने कार्यों को करें। यह बात हम पूर्व में भी इस मंच के माध्यम से भी हमारी कई बार चर्चा हुई है कि किसान जो है वो बहुत कुछ देने वाला है, उसको देने वाला ही बने, वो लेने वाला कम बने, तो उसमें सबका कल्याण है, उसी में सभी की भलाई है। और ये बात सभी के लिए, बाकी सबके लिए भी है कि हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास देने के लिए क्या है, इस पर अगर हम केंद्रित करते हैं अपने आप को तो हम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी लोग ही हमें देने के लिए आएंगे और ये परस्पर एक दूसरे को समर्थन करने का एक तरीका है जिसके ऊपर हम सब लोग विचार कर सकते हैं। तो आज बहुत सुंदर गौ रक्षा के ऊपर, गौ आधारित उत्पादों के ऊपर बहुत सारे कार्य हो रहा है पूरे देश में। धीरे धीरे जागृति आ रही है और इसके लिए आज की मुख्य अतिथि, उनका नाम ही राधा और नंदिनी है, तो दोनों का एक एक महत्वपूर्ण एक हमारे उसमें जीवन से जुड़ा हुआ है। नंदिनी जो है उसको हम गौ माता के रूप में ही हम हमेशा मानते हैं, उसको सोचते हैं। तो इस तरह से आप कार्य कर रही हैं, बहुत सुंदर। यह कार्य आगे सफलता पूर्वक चलते रहे, इससे लोग प्रेरित हों और अपने स्तर से जो भी काम कर सकते हैं उसको करने के लिए आगे परस्पर बढ़े। आज की हमारी योग शिक्षिका ने भी बहुत सुंदर योग कराया, बहुत अच्छी तरह से योग किया और हम इतने दिनों तक लगातार करते हुए भी रोज कुछ ना कुछ नया ही सीख रहे हैं। रोज हर एक व्यक्ति के पास देने के लिए बहुत कुछ है, हर एक व्यक्ति के पास अपने अनुभव के आधार पर बांटने के लिए बहुत कुछ है। यह मंच ऐसे अनुभव बांटने के लिए सबको एक मौका देता है, विचार बांटने का एक मौका देता है, सीखने का मौका देता है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे जब यह योगाहार कार्यक्रम की बात होती है। आज परम पूज्य स्वामी परमादेव जी ने पूरे कार्यक्रम में लगभग आधा घंटे आहार पर चर्चा की। अभी दोपहर में जब मीटिंग ले रहे थे उस समय भी उन्होंने सभागार में आहार व्यवहार, आहार के बारे में, आज हमने मोटे अनाज के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें बताई। कल मैंने बताया कि हमारे सदन में ये चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सभी को जो अपना पूरा मोटे अनाज जिसको कहते हैं उसके बारे में पूरी चर्चा की। तो ऐसा लग रहा है कि बदलाव निश्चित आ रहा है। अब योग के साथ साथ प्राकृतिक और जैविक खेती पर ध्यान सभी की ओर जा रहा है और शहर के नागरिकों की ओर भी जो है अधिकारी वर्ग है, चाहे किसी भी सामाजिक वर्ग है, व्यापारिक क्षेत्र में भी, और विद्यार्थी, युवा, बच्चे, हमारी माताएं बहनें अब जो है सोचने लगी हैं कि हमको पुरानी उस परंपरा में आना है। जब हम कहते थे कि गरीब आदमी जो है कोदो कुट की दाल फिगरा खाता है और अमीर आदमी गेहूं की रोटी खाता है, अब आज उल्टा हो गया है। अब जो अमीर आदमी है अब वो जो है ज्वार बाजरा और ये अनाज की रोटी मंगाने लगे हैं और उसके उन्होंने कहा कि हम इसी में स्वस्थ रह पाएंगे। तो आप सब जो योगाहार कार्यक्रम में लगातार पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं उनके पुरुषार्थ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह पुरुषार्थ लगातार चलता रहे तो ये मिसाल बन रही है कि हम 765 दिन पूर्ण कर चुके हैं, एक भी दिन हमने नागा नहीं किया है, एक भी दिन हमने जो है इसको गैप नहीं दिया और देश भर से और यहाँ तक विदेश से हमारे भाई बहन आए हैं और उन्होंने पुरुषार्थ किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और सहयोग करें और जो है हमारे जैसे अभी 27-28-30 मोबाइल से हम लोग जुड़ते हैं, कोई हमारे योग शिक्षक जुड़ते हैं जिनकी क्लास में अन्य लोग सुनते हैं एक मोबाइल से, परंतु मैं चाहूँगा कि और किसान भाई और वैज्ञानिक भाई और आम नागरिक, हमारे वैद्य, योग शिक्षक, साधक सभी जो है जो राष्ट्र की ओर हम योगाहार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का पूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे साथ कुशल मार्गदर्शन है आदरणीय पवन कुमार जी का, हमारे साथ सहयोग है समस्त पतंजलि PORI के वैज्ञानिकों का,
हमारे अनुभवी किसानों का और हमारे सभी सहयोगी भाई बहनों का, जो रोज जुड़ करके इस योग हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसका महत्व बढ़ा रहे हैं, और इसका निश्चित है कि यह चर्चा जन जन तक पहुंच भी रही है। मैं चाहूंगा, आप सबसे विनती करता हूं कि इसमें और जोड़ें और अन्य लोगों को जोड़ें, अपनी बात रखें, और सबके बात विचार और स्वतंत्रता और स्वैच्छिक रूप से चलने वाला कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है, इसको और भव्यता दें, ऐसा मेरा निवेदन है। आज लगभग 8 बजने वाले हैं। अगर किसी हमारे भाई बहन का कोई सुझाव हो, मार्गदर्शन हो, यह स्वैच्छिक रूप से योगार कार्यक्रम में स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति, हमारे आदरणीय पवन सर ने बताया था कि अपन सब एक भाई बहन हैं, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी है, सब एक जैसे हैं। समानता का सबके साथ व्यवहार और करते हुए सबको समानता के साथ सम्मान देते हुए इस योगा कार्यक्रम में जुड़े रहें और अपनी बात भी रख सकते हैं। यह कार्यक्रम लगातार इसी प्रकार से आत्मीयता के साथ चल रहा है। हमारा जो परिवार है, वाकई में जो है योगहार परिवार एक भव्यता ले रहा है। सबको प्रणाम करते हैं। अगर किसी का कोई विशेष बात हो तो सादर आमंत्रित हैं, आप अपना आवाज शेयर कर सकते हैं। हमारी बहन जी ने आज जब माताएं बहनें योग के साथ साथ जैविक खेती की चर्चा करने लगी हैं, आदरणीय मिथिलेश बहन जी को देखा, आदरणीय हमारी जो राधा जी जिन्होंने हमें आज मार्गदर्शन दिया। अब देश में लग रहा है कि बहनें जब आगे आ गई हैं, और जिस क्षेत्र में बहनें आ जाती, मैं बार बार कहता हूं कि जिस विषय पे, जिस क्षेत्र में बहनें आगे आ जाती हैं, वो विषय और वो क्षेत्र जो है हमेशा सफल होता है, जिस वो कार्य सफल होता है। हमारी बहनें जब जैविक खेती का वर्मी कंपोस्ट बनाने की, जैविक खाद बनाने की, कीटनाशक बनाने की, गाय पालने की बात करने लगी हैं, तो अब देश में निश्चित ही भव्यता आएगी और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ये समृद्ध भारत राष्ट्र बनेगा, हर हालत में बनेगा। इसमें हम इसके गिलहरी के रूप में अपना सहयोग कर रहे हैं। हम सब आत्मसंतोष भी करें, क्योंकि हम इस जो आप सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है। इसको आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और इसका जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे तो उस समय एक गिलहरी भी लोट के उसमें और जा रही थी। किसी उन्होंने बंदरों ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि गिलहरी तुम हटो, नहीं तो कहीं चप जाओगी और मर जाओगी, तुम्हारे इससे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक हमारा भी नाम लिखा जाएगा कि हमने भी राम सेतु में अपना सहयोग किया है। इसी प्रकार से जो जुड़ रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, योग शिक्षक ढूंढ रहे हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ आगे आएगा। और निश्चित रोज लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारी ये गूगल मीट है, जो मेल में उसमें आपका पूरा नाम रोज आ जाता है, कौन कौन आज उपस्थित रहा, कितने दिन से कौन उपस्थित रह रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। परम आदरणीय हमारे पवन कुमार जी सारी चीज पर नजर रखते हैं कि हमारे लगातार कौन भाई बहन जुड़ रहा है और कौन कितना प्रोत्साहित कर रहा है, इसका भी सम्मान रखा जाएगा। मैं इतना ही कहते हुए आज और ज़्यादा बोल गया, और मैं समय ज़्यादा ले लेता हूँ कभी कभी बोलते हुए, तो मुझे क्षमा करें। और अगर किसी का कोई विशेष हो तो आप अपना सुझाव दें, और नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलते हैं। चलिए, अब हम समापन की ओर चलते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है मेहरा जी तक। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप तक आवाज आ रही है? आदरणीय ओमकार नाथ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद नहीं आ रही है। चलिए, तो मैं आभार कर लेता हूं। आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी आदरणीय ओम जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और समय हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि बहन जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा हम लोग के सामने अपनी बात को रखा, और निश्चित रूप से जो आदरणीय पवन सर ने बताया कि केवल हम लोग को देने की बात करें, लेने की बात न करें। आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी देख लें कि सरकार हमको क्या देती है कृषि में। जो लोग लेने की बात है वो
उसी में रह जाते हैं, और जो लोग अपना काम अपने स्वयं करते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम सभी लोग अपने काम को अपने अनुसार करें, सरकार पर बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें। जब रखेंगे तो फिर वो रखते ही रह जाएंगे और न देंगे ना हम कर पाएंगे, इसलिए अपने काम को करते रहें। मैं इसी के साथ आदरणीय पवन सर जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुनीलाल जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन। हमारी रंजना बहन जो बहुत दिनों से इस कार्य में लगी हुई हैं, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय अशोक पटेल जी जो इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं और वास्तव में वो जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान दास कुशवाहा जी, आप जो है दिन प्रतिदिन हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। भूपेंद्र शास्त्री जी, आप काफी समाज सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। बनेश सिंह जी नियमित सदस्य हैं और बिल्कुल हम लोगों को प्रतिदिन अपने बारे में बताते रहते हैं, निश्चित रूप से उनका बहुत बहुत सहयोग है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है। कल्पना कोटले जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। कृष्ण कुमार महतो जी, बहुत बहुत अभिनंदन, आप प्रतिदिन जुड़ते रहते हैं। मणिपाल जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। मिथिलेश सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। निनकट सावले जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। निर्मला जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। ओंकार नाथ जी जो झारखंड के रहने वाले हैं और ये बहुत इस समय प्रगति के काम पर कर रहे हैं, और जैसा कि केवल इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि केवल योगाहार कार्यक्रम को ये करते हुए एक एफपीओ का गठन इन्होंने किया है, और उस एफपीओ के माध्यम से ये पीजीएस ग्रुप भी इन्होंने बनाया और उसको काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना पेमेंट भी दे दिया इस कार्यक्रम में और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये वास्तव में जो जमीन पर काम होता है उसको ये कर रहे हैं, और ये केवल सहयोग जाता है इस योगाहार मंच को, क्योंकि इनके वहां इसके पहले कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था और ये योगाहार में जुड़ करके इन्होंने आगे इस काम को किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन। राधा जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश चंद जी, आप तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। रूमी राम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीकांत जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। तुलाराम पटेल जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। उमाशंकर जी, आप इस सेवा के साथ साथ आज भी किसानों की सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। वैशाली जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे योगाहार जो रिकॉर्ड करते हैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन, और जो लोग लेफ्ट हो गए हैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह से हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित रूप से ये काम धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन जो बातें प्रतिदिन होती हैं निश्चित उसका असर पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपका भी। आप लगातार हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन देते हैं, फसल बोने से पहले, जमीन बनाने से, बीज के उपचार से लेकर सारी विधाओं को आप बताते हैं, विधि बताते हैं और सावधानी बताते हैं, उनका लाभ बताते हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूं, और हम श्रीकांत जी के पुरुषार्थ को विशेष प्रणाम करते हैं। आदरणीय हमारे श्रीकांत भाई जी का एक पैर न होने के बाद भी आप लगातार सूर्य नमस्कार कर रहे थे, योगिंग कर रहे थे। इनके पुरुषार्थ को देखिए, इनके साहस को देखिए, एक पैर ना होने पर भी सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करते हुए आज हमने इनको देखा तो मेरा मन जो है वो हो गया कि देखिए आपका जज्बा देखिए, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आदरणीय श्रीकांत जी। और इसी प्रकार का मैं चूंकि अभी बात करूंगा, परम पूज्य स्वामी जी को बताऊंगा कि देखिए ये है, मतलब एक पैर नहीं होने के बाद भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगिंग कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ जो है हमारे भाई बहनों को एक संदेश है, एक प्रेरणा है कि जिनके सब कुछ पाँव हैं, हाथ हैं, पैर हैं, प्रभु ने सब कुछ दिया है, वो आदमी योग करने में आलस करते हैं, और जबकि आप तो देखिए आप विषम परिस्थिति में भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश। सदन से आपको प्रणाम। ओम। धन्यवाद सर जी। आपने अपनी उसको कमजोरी नहीं माना, आपने तो हौसला बुलंद किया है कि नहीं हम कुछ नहीं, हम करेंगे, तो वो आप करके दिखा रहे हैं।
ये मनोबल जो है, ये पॉजिटिव सोच है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। परंतु स्वामी जी ने जब सोचा था कि हम एक किसान के बेटे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जब चंद्रशेखर आजाद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महान पुरुष हमारे कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो आगे बढ़े हो, आज उन्होंने देश और विदेश विश्व में जो है अपना स्वदेशी और योग आयुर्वेद का पताका लहराया। इसी प्रकार से हम सबको जज्बा बनना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सदन को प्रणाम। ओ सुबह मिलते हैं 5:30 बजे अपने साथियों के साथ।